बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो काजी साहब ने अपनी कारकर्दगी बताई है कि 3 माह में उन पर कितना बोझ था और कितना बोझ उन्होंने उतारा है। इंसाफ की फराहमी में क्या बेहतरी आई है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो साइफर केस सुप्रीम कोर्ट से तो लीरो लीर हुआ ही था, जो सबसे बड़ी गवाही लेके आए थे दोस्त, वो गवाही पीछे हट गई है और उसकी गवाही दी है उस इदारे ने जो इमरान खान पर बहुत ज्यादा तनकीद करता है, जंग और द न्यूज। अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की है और उनके मुताबिक साइफर केस अब बढ़ गया। आप भी यही समझते हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, हम बहुत पहले ही इसके ऊपर कह रहे थे कि साइफर केस बनता ही नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि एक साबिक वजीर आजम है, उसकी हुकूमत गिराने के हवाले से एक गैर मुल्की साजिश हुई। उस गैर मुल्की साजिश में हमारे कुछ अपने जो इस मुल्क के अंदर के कुछ लोग थे वो उसकी साजिश में मुलव्विस थे। वो साजिश वजीर आजम और उनके वजीर खारजा, जो उनके वाइस चेयरमैन भी हैं, उनके दस्ते रास्त हैं, उन्होंने पकड़ ली। जब उन्होंने वो साजिश पकड़ ली तो एक सियासी जो वजीर आजम है, सियासतदान है, वो अगर इस मामले पर अवाम के पास नहीं जाएगा तो फिर वो कहाँ जाता। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल वही किया। और वो 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद के उस तारीखी जलसे में, जो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सुबह से लेके रात तक हमने देखा कि मोटरवे तक जैम हो चुकी थी। इतनी पब्लिक उस वक्त उस जलसे में शिरकत के लिए आ रही थी और बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग, उनको रास्तों से ही वापस मुड़ना पड़ा क्योंकि उनको आगे रास्ता ही नहीं मिला था। लेकिन इमरान खान साहब ने उस गैर मुल्की साजिश के बारे में अपनी कौम को बताया और कहा कि इस तरह कुछ उनकी हुकूमत गिराने की तैयारी हो रही है। और फिर हमने देखा कि 27 मार्च के बाद 9 अप्रैल की रात उस मनसूबा बंदी पर, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कौम को बताया, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। और उस वक्त से लेकर इमरान खान साहब ये कहते आ रहे थे कि उनकी हुकूमत गिराने में गैर मुल्की साजिश मुलविस थी। बहुत सारे लोगों के उन्होंने नाम लिए, बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने इशारे किनाइयों से बताया। और फिर आपको याद है कि वो एक बार वो अपनी जब रात को 10 बजे तकरीर करते थे तो एक तकरीर में उन्होंने ऐसे जाहिर किया जैसे उन्होंने गलती से अमेरिका का नाम ले दिया और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, एक मुल्क है। तो देखें कि उन्होंने कैसे, जी जी, कैसे उन्होंने कौम को बताया। और ये केस बन गया इमरान खान साहब के खिलाफ कि इमरान खान साहब ने एक गैर मुल्की साजिश के बारे में, जो उनकी हुकूमत गिराने में बराह रास्त मुलव्विस बनती है, उसके बारे में अपनी कौम को क्यों बताया। असल में ये केस ये था कि इमरान खान साहब ने उन साजिशी अनासिर को कौम के सामने बेनकाब क्यों किया, ये असल केस था। और जहां तक साइफर के बारे में अगर हम देखें तो साइफर के जब ये इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में जमानत केस था, उस केस में तो पूरा साइफर ही सुप्रीम कोर्ट ने लीरो लीर कर दिया। सलमान सफदर साहब ने इतने बेहतरीन दलाइल दिए कि उस केस के अंदर अब कुछ भी नहीं है। और यहां तक आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का तहरीरी फैसला जारी किया जिसमें इमरान खान साहब की जमानत मंजूर की गई थी, उसमें अदालत ने यह कहा कि जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं ये ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज नहीं होगी। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये असरअंदाज नहीं होगी, लेकिन उस साइफर केस को तो अदालत ने लीरो लीर कर दिया, उसको तो उसके तो बखिए उधेड़ के रख दिए। और हम उस वक्त कहते थे कि जब आजम खान, जो वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको इस्लामाबाद से लापता किया गया, उनकी फैमिली ने उनके अगवा की एफआईआर इस्लामाबाद के जो थाना शालीमार था, गालबन के थाना कोसार, उसमें थाना को दर्ज साथ करवाई। जी, थाना कोसार में, वहां पर एफआईआर दर्ज करवाई, वो चीजें ऑन द रिकॉर्ड है। और फिर दौरान हिरासत ही आजम खान साहब अचानक एफ वो पहुंच गए शहर से एफआईए के वापस पास। आ गए। जी जी, उन्होंने अपना 161 का बयान रिकॉर्ड करवाया। फिर उन्होंने अपना 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया। और मजे की बात करामत मुगल साहब ये है कि 164 का बयान मुकदमा दर्ज होने के बाद, मुकदमा दर्ज होने के बाद लिया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, जब मुलजिम और उसके वकला भी मजिस्ट्रेट के सामने मौजूद होते हैं।
और यहाँ आजम खान साहब का जो मामला था, इसमें उनके बयानात पहले रिकॉर्ड हो गए, मुकदमा बाद में दर्ज हो रहा है और कहा जाता है कि जब ये मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड हुआ तो वहां पर ना मुलजिम मौजूद था, ना उनकी वकला टीम मौजूद थी। तो फिर ये कैसे तस्लीम कर लिया जाता? मतलब कि इतने बड़े बड़े इसमें भंड मारे गए इस केस में कि जिसका कोई हिसाब नहीं बनता। और फिर वही बातें हुई कि आजम खान साहब जब हिरासत में थे, जबरदस्ती उनसे एक बयान लिया गया, उसके ऊपर दस्तखत करवाए गए। लेकिन जब केस का बकायदा ट्रायल चल रहा है तो आजम खान साहब ने जब अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो उसमें वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बराह रास्त जिसमें साजिश का इल्जाम उल्टा इमरान खान के ऊपर लगाया गया था कि उसने सैफर को इस्तेमाल किया सियासी मकासद के लिए और फौज की आला कमान के खिलाफ अवामी राय बनाने के लिए। तो इस इल्जाम से अब आजम खान साहब जो हैं वो हट चुके हैं और ये बयान उनके जो अडियाला जेल में उन्होंने बयान दिया, उस बयान के अंदर ये हिस्सा शामिल ही नहीं है। आपको पता है ना, और इसी बयान वजह से से पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि ये कुरान पर हलफ लें। जो ही जी उनकी जी गवाही पूरी हुई थी तो जो लोग वहां पे मौजूद हैं वो बताते हैं कि इमरान खान ने उनके गाल पर थपकी दी थी। जी 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 बिल्कुल इसी तरह थपकी दी थी। और इसके अलावा आपको याद है कि इमरान खान साहब से जब आजम खान की दौरान हिरासत उनके बयान की खबर सामने आई थी, जो बयान नहीं था बल्कि वो आपको याद है ना कि वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो एक शेड्यूल था जिसके अंदर वो पॉइंट्स लिखे हुए थे कि कौन से टाइम पे कौन सी वीडियो चलानी है, क्या करना है, उसको आजम खान साहब का बयान बना के इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। ऐसे मतलब कि नालायक और निकम्मे लोग थे कि उन्होंने वो पूरी तहरीर पढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि इसके अंदर क्या है। बहरहाल जब इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा गया था कि आजम खान साहब ने इस तरह बयान दिया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आजम खान को जानता हूं, वो एक अच्छा इंसान है और जब तक कि आजम खान मेरे सामने इस तरह का कोई बयान नहीं देता मैं तब तक उनकी बात पर यकीन नहीं करूंगा। और फिर जब हमने देखा कि अडियाला जेल में जब आजम खान साहब ने बयान दिया तो उसके अंदर ये चीजें नहीं है। और यहाँ पर दो बड़ी अहम नुक्ते इसमें उठते हैं। पहली बात तो ये कि आजम खान का बयान इस बात को मजीद तकवीयत देगा कि उनका जो पहला बयान था वो दर हकीकत दबाव में लिया गया। दूसरा बयान उनका ठीक है लेकिन इस बुनियाद पर कि उनके पहले बयान और दूसरे बयान में तजाद है, उनकी ये पूरी गवाही जो है ये खतरे में पड़ जाएगी। और जब गवाही खतरे में पड़ेगी तो जब आपका सबसे बड़ा सुल्तानी गवाह उसका बयान जुटला दिया जाएगा तो फिर आपके पीछे केस में बचता कुछ नहीं है। तो इसी वजह से अंसार अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि अब आजम खान साहब के बयान में इतना वाज़े तजाद मौजूद है, उसकी वजह से इस पूरे केस के ऊपर अब उंगलियां उठ रही हैं कि जो केस ही दबाव में लिया गया, चलाया गया, उसके अंदर फिर कितनी सदाकत और कितनी उसकी कानूनी हैसियत है। दूसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में साइफर जमानत केस चल रहा था तो उस वक्त जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे राजा रिजवान अब्बासी साहब, जो हर केस में अब आजकल उनकी भी वो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में है, वो हर केस वो में फड़ के हारते भी। जी जी हर हर केस में अब माशाल्लाह से वही वकालत कर रहे होते हैं। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो उनसे पूछा गया था तो वहां पर उन्होंने इस बात को तस्लीम किया अदालत के सामने कि साइफर कभी वजारत खारजा से बाहर आया ही नहीं। यानी वो सिर्फ उनका अंग्रेजी का मतन था जो वहां से जारी किया गया। और उस अंग्रेजी के मतन के बारे में भी आज तक वजारत खारजा ने ये बात कहीं नहीं कही कि वो अंग्रेजी का मतन भी कहीं लापता हुआ है, क्योंकि इस हवाले से भी वजारत खारजा के अपने प्रोटोकॉल्स हैं और वो उस प्रोटोकॉल्स के ऊपर सख्ती से अमल करते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर वजारत खारजा लाजमी इस मामले को हुकूमत के सामने उठाती। और देखें कि पिछली हुकूमत 16 महीने पीडीएम की रही है, उनको तो एक जरा सा मौका चाहिए था। अगर उनको कोई ऐसा मौका मिल जाता तो वो यकीनन इमरान खान के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में शुरू दिन से कुछ नहीं था, ये सिर्फ क्या कहते हैं कि रस्सी पीट रहे थे। और अब वो रस्सी जो है वो भी मेरे ख्याल में वो जल चुकी है और उसके अंदर कुछ नहीं बचा। और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि शायद ये मार्च, मैक्सिमम मार्च या हद अप्रैल तक हम देखेंगे कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस हो या साइफर केस हो। मुझे तो ये मार्च अप्रैल तक ही सारे मुकदमात जो है वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। सही। और दूसरी बात, जो काजी साहब के बारे में आज डाटा सामने आया है कि काजी साहब ने बहुत बड़ा बोझ सुप्रीम कोर्ट पर जो केसेस का था वो कम कर दिया। 3 माह की कारकर्दगी उन्होंने बताई है। कैसी लगी उनकी कारकर्दगी? देखें करामत मुगल साहब सुप्रीम कोर्ट में इसमें कोई शक नहीं है
कि 54,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर अल्तवा है, और ये 54,000 मुकदमात इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आम आवाम को इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कुछ इस्लाहात कर रहे हैं, जो अच्छी बातें वो कर रहे हैं, उसको हम यकीनन उसको हाईलाइट करेंगे। ज़ेर अल्तवा मुकदमात के हवाले से कुछ तरजीही बुनियादों पर जो एक पॉलिसी बनाई गई, वो एक अच्छी चीज़ थी। जुडिशल कमीशन के हवाले से उन्होंने इस्लाहात की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, उसकी सताइश की जानी चाहिए। जुडिशल काउंसिल के हवाले से वो कुछ शफाफियत लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सेंस में कि आज तक हमें पता ही नहीं चलता था कि ये जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हुई है तो क्या हुई है, किसके खिलाफ रेफरेंस आया है, कितने रेफरेंसेस या शिकायत मौजूद हैं, कितनी निपटाई गई हैं, कौन-कौन से जज के खिलाफ हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे छुपाई जाती थी। लेकिन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने से ये हमें थोड़ी-सी उसमें शफ़ाफ़ियत नज़र आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा एलामिया जारी किया जाता है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को ओपन करने का कहा गया, और अब सुप्रीम कोर्ट में वो कार्रवाई ओपन चल रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी सताइश करनी चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पर एक नुक्ता नज़र ये है कि काज़ी साहब जैसे ये काम कर रहे हैं, ये इस्लाहात अदालती निज़ाम में बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इनसे भी ज़्यादा अहम चीज़ इस वक़्त बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। और इस वक़्त मुल्क के अंदर जिस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वो मेरे ख़्याल में अलार्मिंग है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उसके ऊपर फ़ौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन वो अब तक इसका नोटिस लेने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। ना सिर्फ नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने ये तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी किस्म की जो इंतकाम है उसका निशाना बनाया जा रहा है, या इलेक्शन कमीशन पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। तो ये सही। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि अभी देखें कि अभी पिछले दिनों ख़याल कास्त्रो साहब की एक वीडियो मंज़र-ए-आम पर आई थी कि वो पीटीआई परसों के किया नामज़द, फैसलाबाद में जो उन्हें उठाया गया, परसों की अभी 2 दिन पुरानी वो है। देखिए, जी, जी, 2 दिन पहले जो उनकी खबर आई है, वो देखे ना, उनको हाथों-पैरों से उनको कुछ नामालूम अफ़राद उठा के गाड़ी डंडा में डाल डोली रहे हैं। कहते हैं, डंडा जी, जी, डोली। जी, जी। तो अब देखें कि इस तरह की वीडियोज़, और ये वो लोग हैं जो अवाम के नामज़द नुमाइंदे हैं, सियासी जमातों के नामज़द नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, जो आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और मुमकिन तौर पर अवाम के वोट से मुंतखब होके आएँगे। तो अगर उनके साथ इस तरह का तज़यीक़ आमेज़, तौहीन आमेज़ सलूक हो रहा है, जिसके वीडियो शवाहिद मौजूद हैं, और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर मुकम्मल खामोश हैं, तो फिर चीफ जस्टिस साहब की जो गैर जानिबदारी है, उसके ऊपर सवालात उठते हैं। सही। फिर चीफ जस्टिस साहब और इस पूरे निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालात उठते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इस तरह इंतकाम का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। फिर चीफ सही। जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस्लाहात लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको अगर ले भी आएँ, तो वो सारी चीज़ें इन बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के नीचे दब जाएँगी, और उनकी नेक नामी नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।